दोस्तों, पिछले वीडियो में हम अल्फाबेट, वर्ड और सेंटेंसेस क्या होते हैं, किन्हें कहा जाता है, इसके बारे में बात कर चुके हैं। मेरे वो सभी व्यूअर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्होंने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो उन सभी से मेरी हार्टली रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को जरूर देखें ताकि ये वीडियो उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ सके। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि सेंटेंस किसे कहा जाता है और सेंटेंसेस में कौन कौन सी चीजें आती है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सेंटेंसेस के बारे में। सेंटेंस जिसे कहा जाता है वाक्य, और यह सेंटेंस चार चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें आता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस जिसमें जो अगर वो सेंटेंस है तो इसमें ये चार चीजें जरूर होगी। सब्जेक्ट जिसे हिंदी में कहा जाता है कर्ता, हेल्पिंग वर्ब जिसे कहा जाता है सहायक क्रिया, मेन वर्ब जिसे हिंदी में कहा जाता है मुख्य क्रिया और ऑब्जेक्ट माने कर्म। दोस्तों, सबसे पहले हम वन बाय वन इन चारों चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट जिसे कहा जाता है कर्ता। सब्जेक्ट माने होता क्या है? सब्जेक्ट माने कर्ता जो सेंटेंसेस में काम करता है, यह सेंटेंसेस में जिसके बारे में बताया जाता है उसे हम कहते हैं कर्ता। जैसे राम बाजार जाता है, मतलब राम बाजार जाता है, तो सेंटेंस में जाने का काम कौन करता है? राम, मतलब राम एक सब्जेक्ट हुआ। मैं यहां आता हूं, मतलब मैं यहां आने का काम करता हूं, तो मैं हुआ सब्जेक्ट। तुम गाना गाते हो, मतलब यहां गाने का काम कौन कर रहा है? तुम, मतलब तुम एक सब्जेक्ट हुआ। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, तो इस सेंटेंस में क्रिकेट खेलने का काम कौन करता है? हम, तो हम एक सब्जेक्ट हुआ। जैसे वे यहां आते हैं, तो यहां पर आने का काम कौन करता है? वे, तो वे सब्जेक्ट हुआ। तो दोस्तों, कर्ता मतलब जो सेंटेंस में कोई काम करता है या जिसे सब्जेक्ट में डिस्क्राइब किया जाता है उसे कर्ता कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट जिसे हिंदी में कहा जाता है एक वचन कर्ता, और प्लूरल सब्जेक्ट जिसे हिंदी में कहा जाता है बहुवचन कर्ता। इन सिंगुलर सब्जेक्ट में ये चार तरह के सब्जेक्ट होते हैं, ही, शी, इट और नेम। ही जिसे हिंदी में कहा जाता है वह, अगर हम किसी लड़के के बारे में बात करते हैं तो हम ही सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर हम किसी आदमी के बारे में, एक सिंगल आदमी के बारे में बात करते हैं तो हम ही सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात करें हम शी सब्जेक्ट, मतलब शी जिसका मतलब होता है वह, जो किसी गर्ल या किसी वुमन के लिए यूज किया जाता है, किसी औरत के लिए। अगर हम इट की बात करें तो इट का मतलब होता है यह, जो नॉन लिविंग थिंग मतलब निर्जीव वस्तु के लिए यूज किया जाता है। एनिमल्स जानवरों के लिए यूज किया जाता है, या 5 साल या 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूज किया जाता है। और नेम मतलब नाम। ये चार सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट जिसमें आते हैं आई, यू, वी और दे। आई जिसे हिंदी में कहते हैं मैं, यू जिसे हिंदी में कहा जाता है तुम या आप, वी जिसे हिंदी में कहते हैं हम, और दे मतलब वे। ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। दोस्तों, अभी तक आपको ये चीजें तो मैं समझा तो चुका हूं, पर आपको इन सभी चीजों को याद कर लेना है। सबसे पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए और इन सभी चीजों को पहले रट लीजिए, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी। अगर मैं आपसे पूछूं वह मतलब क्या होगा, तो आप वह कह सके ही और शी होता है। अगर मैं आपसे कहूं मैं मतलब क्या होता है, तो आप इंग्लिश में आई कह सके। अगर मैं आपसे कहूं तुम मतलब क्या होता है या आप क्या होता है, तो आप यू कह सके। अगर मैं आपसे पूछूं हम क्या होता है, तो आप वी कह सके। अगर मैं आपसे पूछूं वे क्या होता है, तो आप कह सके कि वे मतलब दे होता है। तो आपको हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी दोनों में सब्जेक्ट्स को रट लेना है, क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश की बुनियाद है सब्जेक्ट। अगर ये आपको आ जाता है तो आगे की चीजें आपके लिए बहुत आसान होगी। चलिए दोस्तों, मैं आपको भी आगे की चीजें भी क्लियर करने की कोशिश करता हूं। सिंगुलर सब्जेक्ट में चार सब्जेक्ट आते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ यही सिंगुलर सब्जेक्ट है। इनके अलावा भी बहुत सारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट कहते किसको है। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन करता। एक वचन करता मतलब ऐसे सभी सब्जेक्ट जो गिनती में एक होंगे। कैसे, जरा समझने की कोशिश करते हैं। ही इज माई ब्रदर। ही कितने लोग हुए? एक, तो इसलिए ही सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट होता है। शी इज माई सिस्टर, कितने लोगों को दर्शाया जा रहा है सेंटेंस में? शी मतलब एक, एक मतलब एक वचन, इसलिए शी को हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट में रखते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लूं, इट इज मार्कर, ये मार्कर कितना है गिनती में? एक, इसलिए इट सिंगुलर में काउंट होता है। अगर मैंने नाम लिया जैसे राजीव सर, एक नाम, एक नाम मतलब सिंगुलर। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कटप्पा, कटप्पा कितना है गिनती में? एक, तो इसलिए सिंगुलर में काउंट होगा। अगर मैं बोलूं बाहुबली, तो बाहुबली गिनती में कितना है? एक, तो इसीलिए इसको सिंगुलर में काउंट करते हैं।
ऐसे सभी नाम जो गिनती में एक होते हैं, राम, श्याम, सीता, गीता, जेठालाल, दया, बाहुबली, कटप्पा, शिवगामी, देवसेना, राजीव सर, मनीष सर, दीपेश सर, ऐसे कोई भी नाम जो गिनती में एक हैं उनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स में रखते हैं। अगर मैं प्लूरल सब्जेक्ट्स की बात करूं तो प्लूरल सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट होते हैं, पर इसका मतलब यही नहीं कि सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट होते हैं, इसके अलावा भी ऐसे लाखों करोड़ों बहुत सारे सब्जेक्ट हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आई और यू, आई मतलब मैं तो गिनती में एक ही होता है, जैसे मैं टीचर हूं तो मैं कितना हुआ गिनती में एक, तुम, यू आर माई फ्रेंड, तुम कितने हुए गिनती में एक ही हुए। जब ये दोनों एक एक है तो प्लूरल में क्यों रखे जाते हैं दोस्तों, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने जा रहा हूं कि आई और यू जो दोनों गिनती में एक एक हैं उन्हें प्लूरल सब्जेक्ट्स में क्यों रखा जाता है, तो आप उस वीडियो में विजिट कर सकते हैं। आगे की बात करता हूं, वी मतलब हम, मैंने बोला हम दोस्त हैं, तो हम गिनती में एक से ज्यादा हुए इसलिए वी को हम प्लूरल सब्जेक्ट में रखते हैं। अगर मैं बोलूं दे आर माई फ्रेंड, वे मेरे फ्रेंड्स हैं, मतलब वे कितने हुए, एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा है इसीलिए हम लोग इसको प्लूरल सब्जेक्ट में रखते हैं। जरा दोस्तों सोचने की कोशिश कीजिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट ये सिर्फ 4 ही नहीं होते, इनके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट हम बना सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, माई फादर, माई मदर, हर ब्रदर, हर सिस्टर, दिस मूवी, दैट मूवी, दिस पेन, दिस शूज, जैसे मैं बात करूं दिस पेन, दिस कोचिंग, दैट हॉस्पिटल, मतलब ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट है क्योंकि किसी एक वस्तु या व्यक्ति को इंडिकेट करेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल दैट मैन, वो दैट मैन मतलब कितना एक, दिस हॉस्पिटल मतलब कितना एक, देयर टैलेंट मतलब गिनती में कितना एक। जैसे मैं बोला हर रिलेटिव मतलब गिनती में एक, हिज अंकल गिनती में कितने हुए एक। वो सभी सब्जेक्ट या वस्तुएं जो गिनती में किसी एक को इंडिकेट करते हो उसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। ये गिनती में हजारों लाखों करोड़ों हम अपनी मर्जी के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट भी ये चारों नहीं होते, इनके अलावा भी बहुत सारे हम अपनी मर्जी के हिसाब से बना सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, प्रोफेसर, माई फ्रेंड्स, माई रिलेटिव, देयर चिल्ड्रन, बॉयज, प्रोफेसर, ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों अगर हम सपोज ऐसा यूज करें राम एंड लक्ष्मण, तो राम और लक्ष्मण नाम तो 2 है इसलिए इसको प्लूरल सब्जेक्ट में रखा जाता है। अगर एक ही नाम होता है तो हम उसको सिंगुलर सब्जेक्ट में रखते हैं। जैसे मैंने बोला बाहुबली, ये एक है इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। अब मैंने बोला बाहुबली और कटप्पा, ये गिनती में एक से ज्यादा है, 2 नाम है बाहुबली और कटप्पा, इसलिए इनको प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। अगर जैसे मैंने बोला माय ब्रदर, ये सिंगुलर है एक, मैंने बोला माय ब्रदर एंड माय सिस्टर, ये एक से ज्यादा हुए इसलिए इसको प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं। अगर हम बोले नरेंद्र मोदी, एक ही नाम है इसलिए सिंगुलर कहे जाएंगे। और अगर मैंने बोला नरेंद्र मोदी एंड रामनाथ कोविंद, ये 2 नाम है मतलब 2 व्यक्ति है इसलिए इसको प्लूरल की कैटेगरी में रखा जाएगा। दोस्तों पिछले ही स्लाइड में आपने देखा कि मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी। अब मैं बात करने वाला हूं हेल्पिंग वर्ब के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब 2 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है। पहली कैटेगरी जिसे हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं और दूसरी तरह की कैटेगरी जिसे हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। पहले आइए जाने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं। इस प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में 3 तरह की वर्ब्स होती है। जैसे पहली होती है वर्ब ऑफ टू बी, जिसमें इज, एम, आर, वॉज वर और विल बी, इस तरह की हेल्पिंग वर्ब होती है। दूसरी तरह की वर्ब होती है वर्ब ऑफ टू हैव, जिसमें हैड, हैव, हैड और विल हैव, इस तरह की हेल्पिंग वर्ब होती है। तीसरी तरह की वर्ब होती है जिसे हम कहते हैं वर्ब ऑफ टू डू, जिसमें डू, डज, डिड और विल डू, इस तरह की हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे अगर हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करें तो इज, एम, आर, वॉज वर, हैज, हैव, हैड, विल हैव, डू, डज, डिड और विल डू, इस तरह की हेल्पिंग वर्ब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाती है। अगर हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करें तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसमें पूरे मॉडल्स आते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, कैन, कुड, शुड, मस्ट, शुड, शैल, विल, देन साथ में हम बात करें वुड, ये सभी जितने भी मॉडल आते हैं वो सभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। दोस्तों अगर हम हेल्पिंग वर्ब की डिफिनीशन के बारे में बात करें, परिभाषा के बारे में कि हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब उसे कहते हैं ऐसी वर्ब जो 2 या 2 से ज्यादा वर्ड से मिलकर किसी सेंटेंस, थोड़ा सा फेल हो गया है। हाँ चलो ठीक है।
दोस्तों अब हम बात करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब की एक्चुअल डिफिनीशन क्या है। ऐसी वर्ब जो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को मिलाकर किसी सेंटेंस को बनाने में हेल्प करे। जस्ट फॉर एग्जांपल, चलो ठीक है, शुरू करो। दोस्तों अब हम जानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब की डिफिनीशन क्या है। हेल्पिंग वर्ब मतलब ऐसी वर्ब जो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को मिलाकर किसी सेंटेंस को बनाने में हेल्प करे, उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब की डिफिनीशन क्या है। हेल्पिंग वर्ब मतलब ऐसी वर्ब जो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को जोड़कर सेंटेंस बनाने में हमारी मदद करे। फिर से एक बार उसको डिफाइन करूंगा। ऐसी वर्ब जो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को जोड़कर सेंटेंस बनाने में हेल्प करे, उसे ही हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। दोस्तों अब हम हेल्पिंग वर्ब के एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आई एम सिंगर, यहां पर हेल्पिंग वर्ब है एम। एम क्यों? क्योंकि वो आई और सिंगर दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रही है। दूसरे सेंटेंस जैसे दे आर लर्निंग ग्रामर, इसमें आर हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि दे और लर्निंग ग्रामर दोनों को जोड़ने में हेल्प कर रही है, इसलिए ये यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखें, शी हैज मेड सेंटेंस, इसमें हैज हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि वो शी और मेड सेंटेंस दोनों को जोड़ने में हेल्प कर रही है। मतलब जो हेल्पिंग वर्ब उसे ही कहा जाता है जो दो या दो से ज्यादा वर्ड को जोड़कर सेंटेंस बनाने में हेल्प करे। अगर हम अदर्स एग्जांपल देखें, जैसे राम हैज मोबाइल, मतलब यहां पर हेल्पिंग वर्ब है हैज क्योंकि ये राम और मोबाइल दोनों को जोड़ने में हेल्प कर रही हैं। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, जैसे दे आर माय फ्रेंड, इसमें आर हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये दे और माय फ्रेंड दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, जैसे आई डू नॉट कम, इसमें हेल्पिंग वर्ब है डू, जो आई और नॉट कम दोनों को जोड़कर सेंटेंस बनाने में हेल्प कर रही है। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब उसे ही कहते हैं जो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़कर सेंटेंस बनाने में हेल्प करें। दोस्तों इसके आगे भी दो कंडीशंस होती है। कभी कभी हेल्पिंग वर्ब का काम करती है और कभी कभी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का भी काम करती है। जस्ट फॉर एग्जांपल, पहली कंडीशन, कुछ सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब ही हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। जैसे राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यहां पर इज हेल्पिंग वर्ब भी है क्योंकि यहां पर मेन वर्ब है सिंगिंग, गाना, तो यहां पर इज हेल्पिंग वर्ब और सिंगिंग मेन वर्ब। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे दे आर लर्निंग इंग्लिश, यहां पर आर एक हेल्पिंग वर्ब का ही काम करती है क्योंकि यहां पर मेन वर्ब है लर्निंग। दोस्तों अगर दूसरी कंडीशन की बात की जाए तो दूसरी कंडीशन में जैसे एग्जांपल देखो, कुछ सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का भी काम करती है। जैसे एग्जांपल आई एम सिंगर, इसमें ही जो एम है यहां पर वो हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करता, यहां पर वो मेन वर्ब का काम करता है। यहां पर इस एम को प्रिंसिपल वर्ब कहा जाता है। शी हैज मोबाइल, यहां पर जो हैज है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां पर वो मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब का काम करता है क्योंकि यहां पर कोई और दूसरी मेन वर्ब नहीं है। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस देखें, जैसे दे हैव सर्टिफिकेट, यहां पर जो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, या तो इसे मेन वर्ब कहा जाता है, या तो इसे लिंकिंग वर्ब कहा जाता है, या फिर इसे प्रिंसिपल वर्ब कहा जाता है। तो ये यहां पर एम, हैज और हैव ये तीनों ही मेन वर्ब का काम करती है। दोस्तों लास्ट स्लाइड में हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे मेन वर्ब के बारे में, जिसे हिंदी में कहा जाता है मुख्य क्रिया, यूं कहें मुख्य काम। सेंटेंसेस में वो सभी काम जो किसी क्रिया को प्रदर्शित करते हैं हम लोग उनको मेन वर्ब कहते हैं। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, जाना, वह खाना खा रहा है, खाना, मैं उससे बात कर रहा हूं, बात करना, वह मुझे समझाता है, समझाना, मैं उसे समझता हूं, समझना। मतलब ऐसे सभी शब्द जिसमें कोई काम प्रदर्शित होता है उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, उठना, बैठना, खाना, पीना, नाचना, गाना, समझना, समझाना, सेंटेंसेस में जो भी मेन काम होंगे जो किसी क्रिया को प्रदर्शित करेंगे उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। अगर हम वही बात इंग्लिश में कहें, जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, तो राइटिंग, ही इज कमिंग हियर, कमिंग, ही हैज लर्न्ड इंग्लिश, लर्न, आई हैव टॉट इंग्लिश, टॉट। जैसे राजीव सर इज गोइंग टू मार्केट, गोइंग, ही हैज कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, कंप्लीटेड, आई एम टॉकिंग विथ यू, टॉकिंग, आई राइट अ लेटर, राइट। ये सभी इंग्लिश में मेन वर्ब कहलाती है।
या यूं कहें तो मेन वर्ब उन शब्दों को कहा जाता है जिनके अंत में ना लगा रहता है हिंदी में। जस्ट फॉर एग्जांपल, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जाना, खोलना, बंद करना, हंसना, हंसाना, रोना, रुलाना। जस्ट फॉर एग्जांपल यहां देखिए दोस्तों, उठना लास्ट में आ रहा है ना हिंदी के वर्ड में, बैठना ना, खाना ना, पीना ना, नाचना ना, गाना ना, समझना ना, समझाना ना। दोस्तों ये सभी वर्ड हिंदी के ऐसे सभी शब्द जिसके लास्ट में ना आता हो और जो किसी क्रिया को प्रदर्शित करते हो उसे हिंदी में मेन वर्ब कहा जाता है, और उसी के लिए जो इंग्लिश में वर्ड होगा वो इंग्लिश में मेन वर्ब कहलाएगा। और अगर हम आगे बात करें कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, जैसे राम राइट्स से लेटर, तो इसमें जो राइट्स है ये मेन वर्ब है। अगर हम लोग दोस्तों बात करें दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, यहां पर जो सिंगिंग है वो है मेन वर्ब। अगर वी सेलिब्रेटेड बर्थडे, यहां पर सेलिब्रेटेड है वो मेन वर्ब। माय फ्रेंड सेंट मैसेज, मेरे दोस्त ने मैसेज भेजा है, तो ये सेंट जो है मेन वर्ब। इसे मेन वर्ब क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कोई ना कोई क्रिया होगी। जैसे पहला सेंटेंस, राम राइट्स अ लेटर, राम लेटर लिखता है, लिखने का काम हो रहा है मतलब मेन वर्ब। दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग मतलब गाने का काम हो रहा है मतलब मेन वर्ब हुई। वी सेलिब्रेटेड बर्थडे, हमने बर्थडे मनाया, मनाने का काम हो रहा है मतलब ये हुआ मेन वर्ब। आगे की सेंटेंस की बात करें, माय फ्रेंड सेंट मैसेज, मतलब मेरे दोस्त ने मैसेज भेजा, भेजने का काम हो रहा है मतलब इसे कहा जाएगा मेन वर्ब। दोस्तों पिछली स्लाइड में हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में बात कर चुके हैं, और अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में, जिसे हिंदी में कहा जाता है कर्म। दोस्तों ये चार चीजें होती है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने की कोशिश करूं तो हम ऑब्जेक्ट उसे कहेंगे अगर कोई सेंटेंस है, अगर उसमें से हम सब्जेक्ट हटा दे, हेल्पिंग वर्ब हटा दे, मेन वर्ब हटा दे, इन तीनों चीजों को हटा दिया जाए तो जो कुछ भी बचेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। कैसे? हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहां मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, राम कम्स हियर, तो इसमें जो राम है वो एक सब्जेक्ट है, यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं। इसके बाद कम एक मेन वर्ब है। अब इनको अगर हटा दिया जाए तो जो बचेगा वो होगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सॉरी, तो ये हियर जो है यहां पर ऑब्जेक्ट होगा। अगर हम दे आर स्टीलिंग अ मनी, इस सेंटेंस को देखें तो यहां पर दे जो है वो एक सब्जेक्ट है, आर जो है एक हेल्पिंग वर्ब है, स्टीलिंग जो है वो एक मेन वर्ब है। अगर इन तीनों को हटा दिया जाए तो जो बचेगा वो होगा ऑब्जेक्ट। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखें तो यहां पर आई एक सब्जेक्ट है, हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, एक्सप्लेन मेन वर्ब है। इन तीनों को अगर हटा दिया जाए तो जो बचेगा वो होगा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस में अगर हम शी को देखें तो शी है एक सब्जेक्ट, हैज है एक हेल्पिंग वर्ब, बीन ये पूरा हेल्पिंग वर्ब में काउंट होगा, कुकिंग तो ये है मेन वर्ब। अब जो बचा ऑब्जेक्ट वो होगा क्योंकि ये तीनों हमारे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखें तो यहां आ रहा है डोंट, तो इसमें आ रहा है डू जो एक हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। अगर कम की बात करें तो ये मेन वर्ब है। अब इन दोनों को अगर हटा दिया जाए तो जो बचेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूं दोस्तों, हमारा कोई भी सेंटेंसेस हो, अगर उसमें हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को हटा दे तो बाकी जो कुछ भी बचेगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। दोस्तों जो पिछली स्लाइड है उसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के कुछ एग्जांपल्स देखे। उन एग्जांपल्स में कुछ ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थे और कुछ ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट थे। तो अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इंग्लिश सीख रहे हैं तो उसमें भी ये चीजों से आपका पाला पड़ेगा ही। तो आइए इसे भी थोड़ा सा डिटेल में सीख ही लेते हैं। ऑब्जेक्ट जिसे हम कर्म कहते हैं ये दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहा जाता है प्रत्यक्ष कर्म और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहा जाता है अप्रत्यक्ष कर्म। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं इसे पहले समझते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब ऐसे सभी ऑब्जेक्ट जो क्या और किसे से क्वेश्चन करने पर आंसर के रूप में मिलते हैं। ऐसे सभी ऑब्जेक्ट जो क्या और किसे से क्वेश्चन करने पर आंसर के रूप में मिलते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल देखिए, राम सिंग्स अ सॉन्ग, राम गाना गाता है। अब हमने इसमें क्वेश्चन किया राम क्या गाता है, आंसर आया गाना, तो ये जो अ सॉन्ग हुआ ये हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जांपल जैसे दे टॉट अस, उन्होंने हमें पढ़ाया। हम लोगों ने क्वेश्चन किया क्या पढ़ाया, आंसर नहीं मिल रहा, पर हमने क्वेश्चन किया किसे पढ़ाया, तो आंसर आता है हमें पढ़ाया। तो हमें के लिए अस यूज किया गया है, तो ये अस एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे मोनाली रोट अ लेटर,
मोनाली ने लेटर लिखा। हमने क्वेश्चन किया मोनाली ने क्या लिखा, आंसर आया अ लेटर। तो ये अ लेटर है, ये हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, शी इज बिकमिंग माय फ्रेंड, वो मेरी दोस्त बन रही है। क्वेश्चन किया हम लोगों ने क्या से, क्या बन रही है, माय फ्रेंड, मेरी दोस्त, ये हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको इसमें ये सभी जो दिख रहे हैं ये सब या तो क्या का क्वेश्चन करने से आंसर के रूप में आएंगे या किसे क्वेश्चन करने से आंसर के रूप में आएंगे। अगर क्या और किसे करने से आंसर के रूप में हमें कुछ ऑब्जेक्ट के रूप में मिलता है उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानते हैं। अगर हम इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट की बात करें जिसे अप्रत्यक्ष कर्म कहा जाता है, ये क्या होते हैं, वे सभी ऑब्जेक्ट जो क्या और किसे से क्वेश्चन करने पर आंसर के रूप में नहीं मिलते। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, रोहित वेंट इन द जंगल, रोहित जंगल में गया। अगर हम इसमें क्या और किसे से क्वेश्चन पूछे, रोहित क्या गया, आंसर नहीं मिलेगा। रोहित किसे गया, आंसर नहीं मिलेगा। जब क्या और किसे से क्वेश्चन करने पे कोई आंसर ना मिले और जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ही सैट ऑन द बेड, वह बेड पर बैठा, वह बिस्तर पर बैठा। हमने इसमें क्वेश्चन किया वो बिस्तर पर क्या बैठा, आंसर नहीं मिलेगा। अगर हम इसमें किसे से क्वेश्चन करें, वो बिस्तर पर किसे बैठा, आंसर नहीं मिलेगा। अगर दोनों ही तरह से क्वेश्चन करने पे आंसर ना मिले तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, आई एम वर्किंग हार्ड फॉर यू, मतलब मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं। इसमें क्वेश्चन करो, मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं, क्या या किसे से हम क्वेश्चन करने पे किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्ट नहीं पाएंगे, इसलिए इसमें जो फॉर आया है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, शी केम फ्रॉम द क्लास, वह क्लास से आई। अगर मैं इसमें पूछूं वह क्लास से क्या आई, कोई आंसर नहीं मिलेगा। वह क्लास से किसे आई, कोई आंसर नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसमें जो ऑब्जेक्ट आया फ्रॉम द क्लास, ये हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जब कोई भी सेंटेंस हो उसमें क्या या किसे से अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो उसका कोई आंसर नहीं मिलेगा। दोस्तों कभी कभी हमारे सेंटेंस में ऐसा भी होता है कि उसमें एक से ज्यादा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी ऑब्जेक्ट होता है। चलो आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से। जैसे राम राइट्स अ लेटर टू हिम, राम उसे लेटर लिखता है। अगर हम इसमें क्वेश्चन करें क्या, राम क्या लिखता है, लेटर। एक और क्वेश्चन करते हैं, किसे लिखता है, उसे। मतलब एक ही सेंटेंस में इसमें दो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या का आंसर भी मिल रहा है और किसे का आंसर भी मिल रहा है। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि एक ही सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, माय ब्रदर इज सर्चिंग जॉब इन द कंपनी, मतलब मेरा भाई कंपनी में जॉब ढूंढ रहा है। तो हम लोग क्या से क्वेश्चन करके देखते हैं, क्या ढूंढ रहा है, जॉब, मतलब ये हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे ढूंढ रहा है, नहीं। अगर अब किसे का आंसर तो नहीं मिल रहा, सिर्फ क्या का आंसर मिला और बाकी अब जो बचा वो हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, शी कुक्ड फूड इन द किचन, उसने किचन में खाना बनाया या उसने किचन में खाना पकाया। क्या पकाया, खाना। तो ये जो फूड हुआ वो हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे पकाया, नहीं हो सकता आंसर। इन द किचन ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है तो इसके हम लोग इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, जैसे योर फादर डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक, तुम्हारे पापा ने बैंक में पैसा जमा किया। क्या जमा किया, पैसा। किसे जमा किया, कोई आंसर नहीं। तो मतलब अगर ये मनी आया है तो ये हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये क्या का आंसर है। तुम्हारे पापा ने पैसा जमा किया, क्या जमा किया, पैसा। तो ये पैसे, इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इन द बैंक भी एक्स्ट्रा आ रहा है तो ये हुआ इनडायरेक्ट। दोस्तों अब तक हम इस वीडियो में सेंटेंस के जितने भी पार्ट होते हैं, जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, सभी के बारे में डिटेल में जान चुके हैं। इसके बावजूद आपको इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकूं। दोस्तों एक और बात, हम नेक्स्ट वीडियो पर्सन्स पे बनाने जा रहे हैं।
जो इंग्लिश लैंग्वेज में 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये क्या होते हैं और इंग्लिश ग्रामर में इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर आप भी किसी तरह कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये पर्सन की बहुत अहमियत होती है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और इसके बाद लास्ट रिक्वेस्ट दोस्तों, डेग इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश हमारा यूट्यूब चैनल ऐसे बहुत सारे वीडियोस हर दिन अपलोड करने की तैयारी में है। ऐसे सभी स्टूडेंट जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं और ऐसे सभी गांव देहात के स्टूडेंट जो इंग्लिश कोचिंग ज्वाइन करना अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास फाइनेंशियली जो इतने स्ट्रांग नहीं होते, जो सिटी में आकर इंग्लिश सीख नहीं सकते, पैसा लगा नहीं सकते, ये वीडियोस सभी उन्हीं के लिए हैं। तो ये वीडियोस उन सभी बच्चे, बूढ़ों और जवानों के लिए है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपने आप को एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं। तो इस चैनल से जुड़े रहिए और इन वीडियोस को सभी जगह शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।